आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आज मुल्क के लिए बहुत बड़ा दिन है, इसी वजह से आज हमारा भी अंदाज कुछ अलग है। हिंदुस्तानी फौज का बरसों पुराना ख्वाब आज सच हो गया। हिंदुस्तान की सरजमीन पर राफेल जंगी तैयारे का शानदार इस्तकबाल किया गया है। अब राफेल हिंदुस्तानी फौज की आन बान शान बन गया है। हिंदुस्तानी फौज की हौसलों की परवाज अब और ऊंची हो गई है। राफेल आने के बाद हमारी फौज की ताकत अब और बढ़ जाएगी। राफेल तैयारे जदीद टेक्नोलॉजी से लैस हैं। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं राफेल तैयारे की खुसूसियत पर। फलक पर होगा राज, आसमान पर सजेगा ताज, बढ़ेगी हौसलों की परवाज। हिंदुस्तान के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। हिंदुस्तानी फौज के लिए 18 साल का इंतजार आज खत्म हो गया और मुल्क की फौज को नई मजबूती देने के लिए 5 राफेल लड़ाकू तैयारे हिंदुस्तान पहुंच गए। ये तैयारे करीब 30,000 फीट की ऊंचाई पर हवा में ही ईंधन भरने की सलाहियत रखते हैं। फ्रांस से यूएई तक के 5,000 किलोमीटर के सफर में 5 राफेल लड़ाकू तैयारों में एक से ज्यादा बार ईंधन भरा गया। एक तैयारे से दूसरे तैयारे के अंदर हवा में ही ईंधन भरने के इस प्रोसेस को एरियल रिफ्यूलिंग कहा जाता है। हवा में ईंधन भरने वाले ऐसे तैयारों को एरियल रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट कहते हैं। एरियल रिफ्यूलिंग की बहुत अहमियत है। इसकी मदद से किसी भी तैयारे की उड़ान कैपेसिटी बढ़ाई जा सकती है। राफेल तैयारा एक बार ईंधन भर लेने पर बिना रुके 3700 किलोमीटर तक जा सकता है, लेकिन एरियल रिफ्यूलिंग की मदद से वो 5000 किलोमीटर तक की दूरी पार कर सकता है। जंग जैसे हालात में एरियल रिफ्यूलिंग की मदद से लड़ाकू तैयारे ज्यादा वक्त तक हवा में रह सकते हैं और दुश्मनों का मुकाबला कर सकते हैं। GTU 49। अब बात करते हैं इसके अचूक निशाने की। राफेल तैयारे में कुछ ऐसी खूबियां भी हैं जिनके बारे में आप जानकर हैरान रह जाएंगे। इस तैयारे में 1 टन यानी करीब 1000 किलोग्राम वजन का कैमरा लगा है, जो हजारों फीट की ऊंचाई से नीचे जमीन पर पड़ी गेंद जैसी चीजों को भी बआसानी देख सकता है और इसकी फोटो ले सकता है। राफेल की रफ्तार करीब 2000 किलोमीटर फी घंटा है, यानी इस तैयारे की रफ्तार आवाज की रफ्तार से 2 गुनी है। इसकी एक और खासियत, राफेल वजन से 1.5 गुना ज्यादा पेलोड ले जाने वाला दुनिया का पहला तैयारा है। राफेल 55,000 फीट की ऊंचाई से दुश्मन पर हमला करने में सलाहियत रखता है। ये एक बार में 16 टन बम और मिसाइल ले जा सकता है। ये दुनिया का एकलौता तैयारा है जो अपने वजन से 1.5 गुना ज्यादा पेलोड ले जा सकता है। राफेल में लगा मल्टी डायरेक्शनल रडार 100 किलोमीटर के रेंज में 40 से ज्यादा टारगेट को एक साथ निशाने पर ले सकता है। राफेल में 1 मिनट के अंदर 2500 गोले दागने की सलाहियत है। राफेल में 3 तरह के खतरनाक मिसाइल के साथ 6 लेजर गाइडेड बम भी फिट होते हैं। इन लेजर गाइडेड बम में एक बम की कीमत करीब 3 करोड़ रुपए तक होती है। सीरिया और इराक में ISIS के अड्डों पर राफेल के जरिए हमला करने के लिए इन्हीं बम का इस्तेमाल हुआ था। राफेल की एक और खास बात यह भी है कि इसमें इंटीग्रेटेड सेल्फ प्रोटेक्शन सिस्टम लगा है, जिसे स्पेक्ट्रा कहा जाता है। यह राफेल के सिक्योरिटी कवर के तौर पर काम करता है। यह दुश्मन के रडार को जाम कर सकता है और उसकी तरफ से आती मिसाइल के बारे में राफेल को अलर्ट कर देता है। तो राफेल से हिंदुस्तान की सिक्योरिटी ताकत अब और मजबूत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।
तो हिंदुस्तानी फजाई और हिंदुस्तानी फौज को बहुत बड़ा तोहफा आज मिला है, इसीलिए आज हिंदुस्तान के लिए बहुत अहम दिन है। रफाल आखिर इतनी अहमियत का हामिल क्यों है? रफाल का आखिर बेसब्री से इंतजार क्यों किया जा रहा था? इन्हीं तमाम इश्यूज पर हम बात करेंगे। रफाल की तकनीक को हम जानने की कोशिश करेंगे। रफाल कितना ताकतवर है, इसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। एक लंबे वक्त से इसका इंतजार किया जा रहा था, लेकिन अब हिंदुस्तान का हो चुका है रफाल जंगी तैयारा। इसी पर हम बात करेंगे। डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ेंगे, माहिरीन हमारे साथ जुड़ेंगे, उन्हीं से हम बात करेंगे। मेरे साथ टीवी स्क्रीन पर कर्नल टीपी त्यागी साहब मेरे साथ जुड़ चुके हैं। डिफेंस एक्सपर्ट हैं, माहिर हैं, मुल्क के लिए काफी खिदमात अंजाम दे चुके हैं। कर्नल टीपी त्यागी साहब, बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। मैं यहीं से शुरुआत करना चाहूंगा कर्नल टीपी त्यागी साहब की। आज हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा दिन और एयरफोर्स को बहुत बड़ा तोहफा मिला है। यकीनन आज बहुत बड़ा दिन है जिसका बहुत दिनों से इंतजार था। ऐसा समझिए कि राफेल के आने से ऐसा लगा कि जैसे दुश्मन की बकरियों के झुंड में कोई भेड़िया घुस गया। कहने का मतलब ये कि राफेल की फिलहाल कोई समानांतर न पाकिस्तान में है और न ही चाइना में है। आज के दिन हमें दो धन्यवाद अवश्य देने चाहिए। पहला तो एयर कमोडोर रादर जो कश्मीर के रहने वाले हैं और हमारे एयर अटैची हैं फ्रांस में। उन्होंने राफेल में 13 ऐसे उपकरण फिट करवाए हैं जो केवल इंडिया स्पेसिफिक है, जिसमें से मैं एक का ही उदाहरण देता हूं। वो ये कि ये कोल्ड स्टार्ट इंजन है, यानी कि माउंटेनस टेरेन में अगर इसके इंजन को स्टार्ट करना पड़े तो फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड का भी डिले नहीं होता। ये खूबी इसकी और जहाजों से अलग है। दूसरा धन्यवाद हम फ्रांस सरकार को देना चाहते हैं दो काउंट पे। पहला तो ये कि कोरोना काल के अंदर भी उन्होंने युद्ध स्तर पर काम करके उस समय राफेल को हमें दिया जब हमें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, पाकिस्तान और चीन के साथ तनातनी होने के बाद। दूसरा धन्यवाद जो फ्रांस को देना है वो ये कि हमारा जो समझौता हुआ था उस एग्रीमेंट में ये नहीं था कि हम सारे हथियार, सारे आर्मामेंट जहाज के साथ ही देंगे। वो आर्मामेंट बाद में आने थे, लेकिन फ्रांस ने जो दरिया दिली दिखाई कि उसने अपने उन उपकरणों को, अपनी उन मिसाइल्स को जहाज के साथ पूरा तैयार करके भेजा। और ये हिंदुस्तान की दूरदर्शिता थी कि हमने अपने पायलट्स को फ्रांस में 1 साल पहले ही ट्रेनिंग के लिए भेज दिया। नतीजा ये रहा कि आज जब 5 राफेल हिंदुस्तान में हैं तो 17 पायलट जो राफेल को उड़ाने में अभ्यस्त हैं यहाँ पहले से मौजूद हैं। तो ये स्थिति बहुत अच्छी स्थिति है और राफेल के आने का हम सब खास तौर पे फौजी बिल्कुल, लेकिन कर्नल टीपी त्यागी साहब होने के नाते बिल्कुल हम राफेल का बिल्कुल, लेकिन कर्नल टीपी त्यागी साहब एक लंबा इंतजार हमें करना पड़ा है राफेल के लिए। 16, 17 साल, 18 साल लंबा इंतजार। जी बिल्कुल, यही बात मैं कहना चाहता हूं कि हम अगर एक गलती कर दे युद्ध के मैदान में तो शहीद हो जाते हैं। क्या कोई है पूछने वाला कि पिछले 20 साल से इंडियन एयरफोर्स में एक भी एयरक्राफ्ट नहीं आया, फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं आया, जबकि जरूरत थी। 42 स्क्वाड्रन की हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट है और हमारी स्ट्रेंथ 30 से भी नीचे चली गई थी। नहीं आया, क्यों नहीं आया? ये एक प्रश्न उठता है और जो इसके लिए जिम्मेदार हैं हम तो अपनी शहादत दे दें और जो इसके लिए जिम्मेदार हैं वो घूमते फिरे, फ्री में घूमते फिरे खुल्लम खुल्ला और उसके बाद भी सवाल उठाते फिरे। देखिए सर, फौज के अंदर 2 कार्रवाई साथ साथ चलती हैं। एक है न्यू इंडक्शन
और दूसरी है फेजिंग आउट, यानी कि पिछले 20 साल से हम इंडियन एयरफोर्स में फेजिंग आउट तो करते रहे मगर न्यू इंडक्शन एक भी नहीं हुआ। और जो नहीं हुआ इसके लिए जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो कम से कम देश की जनता जानती है, सिपाही जानता है। सर आज का सिपाही सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बगैर पढ़ा लिखा सिपाही नहीं है, उसके पास मोबाइल है, टीवी है, पढ़े लिखे हैं, वो जानते हैं कि उनके नेताओं के आचरण और भाषण कैसे हैं, हम समझ रहे हैं। बिल्कुल, एक देरी तो टीपी त्यागी साहब जरूर हुई, लेकिन अब हिंदुस्तान को राफेल मिल गया है। अगर हम ताकत की बात करें, फौज की ताकत की बात करें, एयरफोर्स की ताकत की बात करें, कितनी ताकत आज हमारी बढ़ी है राफेल होने के बाद? देखिए सर, जो 20 साल से हमारा फेजिंग आउट चल रहा था और इंडक्शन नहीं था, तो हमें बहुत ज्यादा हवा में भी नहीं रहना चाहिए। राफेल के आने से थोड़ी क्षतिपूर्ति तो हुई है, लेकिन आवश्यकता कुछ और भी है। आवश्यकता इस बात की भी है कि हमारे यहाँ फौज में सबसे पहले पूछते हैं खबर दुश्मन की, उसके बाद कहते हैं खबर अपनी। अब हम अपनी खबर तो राफेल की सारी चीजें कितने आए, कहाँ डिप्लॉय हुए, और उनके नोज के अंदर रडार है, सेंसर है, और उसमें यहाँ पे पायलट बैठेगा, उसके सामने क्या इक्विपमेंट है, यानी कि हमने एक एक चीज खोल के प्लेट के ऊपर दुश्मन के सामने रख दी। क्या हमने खबर दुश्मन की जानने में इतनी एनर्जी लगाई? क्या हमने कोशिश की कि J-20 या जो चाइना ने 5 साल पहले स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स में स्पेस वारफेयर, साइबर वारफेयर, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, साइकोलॉजिकल वारफेयर की कमांड एस्टेब्लिश की थी, क्या हमने उसकी अनुसरण किया? क्या हमने अपने लेजर बेस स्टेशन बनाए जैसे चाइना ने बनाए हैं? तो कहने का मतलब कि हमने दुश्मन की खबर के ऊपर ध्यान कम दिया, जो युद्ध के अंदर जरूरी है, और अपने हथियार, अपने डिप्लॉयमेंट जब तक हमारी डिसेप्शन या सरप्राइज प्लान में ना हो, हमें नहीं बताने चाहिए। प्लेट में रख के दे रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अब चाइना को इंटेलिजेंस एजेंसी की जरूरत ही नहीं है। तो ये इसकी आवश्यकता बहुत पहले से थी, लेकिन अभी हम इससे पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। कारण ये है 3500 किलोमीटर की हमारी बाउंड्री लाइन है पाकिस्तान के साथ, 3500 की है चाइना के साथ, 7000 किलोमीटर की बॉर्डर लाइन पे हमारे पास 5 राफेल है। अब एक राफेल क्या कर सकता है? एक राफेल को रोकने के लिए 2 F-16 या 2 J-20 की जरूरत होगी। J-20 को तो मैं काउंट नहीं करता, क्योंकि वो चाइना का हथियार है, कार्बन कॉपी है, टेस्टेड नहीं है, और वो भी तिब्बत से उड़ने वाला है, जहां से ऑलरेडी उसका पेलोड आधा हो जाता है। हम अगर 4 घंटे हवा में रह सकते हैं तो उनका जहाज 1 घंटे ही रह सकता है। लेकिन फिर भी एक राफेल को रोकने के लिए 2 उनके F-16 वो उसको मूवमेंट को स्टॉप कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि अगर हमारे 5 के सामने 10 आ गए, तो बाकी बचे हुए एरिया में क्या? आज हमने अगर मान लीजिए अंबाला में पोस्ट किए, हाशिमारा में क्या? तो अब अभी ये एक बहुत अच्छी ताकत इसलिए है चूंकि इसमें जो सिस्टम है आर्मामेंट्स का, वो इन टेंडम है। ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन टेंडम। इन टेंडम का मतलब कि इसमें हैमर मिसाइल है, माइक मिसाइल है, स्कैल्प मिसाइल है, मीटियोर मिसाइल है। इनको ऐसे समझिए कि जैसे किसी आदमी के छोटे हाथ हो, फिर बीच वाले हाथ हो, फिर लंबे हाथ हो, यानी कि एक 60 किलोमीटर रेंज, दूसरा 200 किलोमीटर रेंज, तीसरा 600 किलोमीटर रेंज। और इतनी रेंज में ये लेजर गाइडेड है, यानी कि प्रिसीशन मिसाइल है। अगर आधा मीटर की भी कोई रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट की दीवार है तो उसे भी तोड़ के ये ध्वस्त कर सकते हैं। इस वजह से नाश नहीं, सर्वनाश करने वाला ये है। इस वजह से तो बड़ी खुशी की बात है कि इसका कोई सानी नहीं है। बिल्कुल, एक बड़ा हथियार दुश्मन के खिलाफ हिंदुस्तान को एक बड़ा हथियार हाथ लगा है। जाहिर सी बात है देरी जरूर हुई, लेकिन अब हिंदुस्तान के पास राफेल जंगी तैयारा मौजूद है। यह सबसे बड़ी खुशी की बात है। मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान कमांडर जीजे सिंह साहब, डिफेंस एक्सपर्ट हैं,
मुल्क के लिए काफी खिदमात अंजाम दी हैं, वो भी मेरे साथ डिबेट में जुड़ गए हैं। जीजे सिंह साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। जीजे सिंह साहब, आज मुल्क के लिए बहुत बड़ा दिन है और रफाल की जिन खासियत की हम बात कर रहे हैं, जिस ताकत की हम बात कर रहे हैं, रफाल के आने के बाद अब हमारी आर्मी को एक बड़ा सपोर्ट मिलेगा, एयरफोर्स को बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। जी हाँ, देखिए, अगर इस जहाज को देखा जाए जी, तो जिसको कहते हैं कि इसके अंदर तेजी भी है, तकनीकी, अगर इसकी हम स्टेट ऑफ द आर्ट तकनीकी जिस तकनीकी से बना है उसको देखें, और फिर इसको तबाही और बर्बादी करने की क्षमता क्या है उसको देखें, तो वो तीनों खूबियां इसके अंदर हैं। और खास करके जैसे ईस्ट लद्दाख है, उसके अंदर माउंटेनियस पहाड़ी इलाका है, उसके अंदर इसका बहुत कारगर तरीके से, जिसे कहते हैं इफेक्टिव यूज किया जा सकता है, उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और साथ में अगर हम इस रीजन की बात करें तो साउथ ईस्ट एशिया के अंदर इतना मॉडर्न स्टेट ऑफ द आर्ट, जिसके अंदर जैसे त्यागी साहब बता रहे थे, मिसाइल सिस्टम्स लगे हुए हैं, साथ में जो डिलीवरी सिस्टम है, मीट्रॉय और ये स्कैल्प और हैमर, माइका, ये जो मिसाइलें हैं, इनकी रेंज को देखा जाए और इनकी प्रिसीजन को देखा जाए, और साथ में कम्युनिकेशन, इसकी कैपेबिलिटी जो इसको रडार में पकड़ में लाने के लिए, और साथ में कम्युनिकेशन, नेविगेशन, और इसके अंदर पायलट की सुविधा के लिए, जिसे हम कहते हैं ड्राइविंग कंफर्ट होता है कार का, फ्लाइंग कंफर्ट जिसे कहते हैं, इजरायली बिल्ट माउंटेड इसकी हेलमेट है, तो इसको जो पायलट है उसको ऑपरेट करने में बहुत आसानी होती है। और ये सभी चीजों को जोड़ के देखा जाए तो इसको हम आज की तारीख के अंदर इस साउथ ईस्ट एशिया का एक डोमिनेंट एयर डोमिनेंस, जहां आप कहिए कि आसमान का बादशाह सिकंदर है, बिल्कुल ये सिकंदर आ चुका है अभी इंडियन एयरफोर्स के अंदर, जो हर मुकाबला किसी से कर सकता है। और फिर अगर चाइना और पाकिस्तान की तरफ से हमें कोई ऐसी बात होती है, कोई अटैक होता है जहां वो अपने दोनों जुड़ के कुछ कोशिश करेंगे, तो ये जहाज 10 मिग्स के बराबर है। अगर 10 जहाज उड़ रहे हैं तो ये अकेला काफी है। मिग ये पुराना जहाज था, मगर मैं इसकी कंपेयर कर रहा हूं, जो तुलना कर रहा हूं, ताकि इसकी हमें इफेक्टिवनेस पकड़ में आए। तो ऐसी जो चीजें हैं इसके अंदर, वो यानी चाइना और पाकिस्तान के पास रफाल का तोड़ अभी तक नहीं है। नहीं, उनके पास नहीं है। J-20 की बात चलती है। J-20 एक तो प्रूवन टेस्टेड नहीं है, जैसे इसको लीबिया में टेस्ट किया है, सीरिया के अंदर टेस्ट किया है एयरफोर्स, फ्रांस की एयरफोर्स ने, और दूसरी अफगानिस्तान में इसको यूज़ किया है, और माली के अंदर यूज़ किया है, कुछ अफ्रीकी देशों के अंदर किया है। तो उसके अंदर जब हम देखते हैं कि जैसे इसका स्कैल्प, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, स्कैल्प जो मिसाइल की बात करते हैं, उसकी रेंज 300 किलोमीटर इफेक्टिव रेंज है। अगर वो दूसरी बात समझने की, वो एयर टू सरफेस मारते हैं, उसको ग्राउंड पे मारते हैं एयर से, और वो जो है लो ऑल्टीट्यूड पे चलती है, रडार के जो दुश्मन का रडार उसके पकड़ में नहीं आती। अगर वो उसके अड्डे के ऊपर, हवाई अड्डे ऊपर पटड़ी पे लग जाए तो पटड़ी को पार कर उखेड़ देती है उसको। तो आप ये देखिए कि जहाज अगर ऐसी मिसाइलें लेके चलता है जो कि दुश्मन की पटड़ी जो है रनवे की, उसको उखेड़ देता है, दुश्मन तो बिल्कुल डिसेबल हो जाता है। क्या जहाज उड़ाएगा, क्या जहाज लैंड करेगा वहां पे जी। तो इसी तरह बड़े बड़े उसके जो डिपो हैं, जहाँ कोई कैंप हो, जहाँ कोई ऐसी बंकर हो, जहाँ कोई और चीजें हो, उसको बिल्कुल नस्तनाबूद करने में, बिल्कुल उसका विनाश करने में जी, बरसाने में, जो जिसे कहते हैं आग बरसाने में, जैसे इसका नाम है उड़ता हुआ आग का गोला, आंधी है
ये नाम भी जो रखा है ऐसे ही इसी का है कि ये आंधी बरसाती जाता है, वो बिल्कुल उसको भस्म कर देता है, नस्तनाबूद कर देता है बड़े बड़े ठिकानों को। फिर एयर टू एयर मिसाइल आ जाती है, मीट्रो और हैमर जो मिसाइल है वो उनके अंदर बड़ी क्षमता है, छोड़ दिया एक दफा तो फिर वो दूसरा दुश्मन जो है वो कहाँ छुप नहीं सकता, बस उसकी समाधि बनेगी उसके बाद उसके जहाज की। दुश्मन के लिए एक तबाही है, रफाल नाम है दुश्मन के लिए एक तबाही। बिल्कुल इस पर कर्नल साहब आगे और हम बात करेंगे। मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान डिफेंस एक्सपर्ट पीके सहगल साहब भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पीके सहगल साहब, आपका भी न्यूज 18 उर्दू में बहुत इस्तकबाल है। पीके सहगल साहब, रफाल की शक्ल में आज हिंदुस्तान को एक आन बान शान कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के बेड़े में शामिल हुआ है। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं कि हिंदुस्तान को बहुत जबरदस्त मजबूती देगा। इस समय जहाँ तक साउथ एशिया का ताल्लुक है, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, ये हर प्रकार की मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस है और इसके वेपन सिस्टम है उसके बराबरी ना तो इंडिया के पाकिस्तान के पास है ना चाइना के पास है। बड़े पैमाने पर हम पाकिस्तान और चाइना के ऊपर हावी हो सकेंगे, लेकिन ये 5 हवाई जहाज जो है बड़े बड़े कम है। अगर ये 2 स्क्वाड्रन होते तो वास्तव में गेम चेंजर होता। ये गेम चेंजर जब होगा जब पूरे 2 स्क्वाड्रन आ जाएंगे या कम से कम 1 स्क्वाड्रन होगा। इतने बड़े बॉर्डर के ऊपर जब 5 हवाई, मैं खुद पायलट रहा हूँ उस एरिया में, मैंने 3-4 साल उड़ान किया है, नॉर्थ ईस्ट में मैंने 10 साल उड़ान किया है। जब हम ऑपरेशन की बात करते हैं तो 75% सर्विसबिलिटी को बेस करते हैं, तो किसी एक समय में मैक्सिमम 3 या 4 हवाई जहाज भी उठा ले सकेंगे। ऐसे में 3-4 हवाई जहाज से चाइना ना तो घबराएगा ना डरेगा। जब चाइना ने गलवान में एंट्री की थी उस समय टोटल जमावड़ा उसका 10,000 था, अभी उसका जमावड़ा टोटल 50,000 हो गया है। अगर हम समझते हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर घबरा गया है या डर गया है, ये हमारी भूल होगी। वास्तव में ये हवाई जहाज उसको बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा सकता है। हमारी फौज का, एयरफोर्स का मोरल मोटिवेशन बढ़ेगा, लेकिन वास्तव में इस समय एयरफोर्स में 11 स्क्वाड्रन की कमी है। वो 11 स्क्वाड्रन की कमी 5 हवाई जहाज पूरे नहीं कर सकते। अगर इस हवाई जहाज के सामने J-20 आ जाता है या 16 आ जाता है तो हर प्रकार से यही जहाज जो है उनके ऊपर हावी होगा, उनको बर्बाद करेगा। पाकिस्तान और चाइना के बहुत बड़े, चाइना के 4 जो फॉरवर्ड एयरफील्ड हैं जिनके माध्यम से बड़े पैमाने पर हमारे ऊपर हमला कर सकता है, वो सारे इसकी रेंज में होंगे। हैमर मिसाइल उसका वही उसको उसी माफिक डिस्ट्रॉय करेगी जैसे अल्बाटिया में, लिबिया में फ्रांस ने अटैक किया रात के समय, और उसको बहुत बड़े बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम था, हॉक एयर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ था, उसको भी उसने बर्बाद किया और अल्बाटिया को कम्प्लीटली ध्वस्त कर दिया। उस नुकसान को देखकर दुनिया दंग लगी कि हैमर में इतनी शक्ति है। उसको देखते हुए हमने वो हैमर मिसाइल भी अख्तियार कर लिए, फिर जो मीटियोर मिसाइल है वो बेस्ट बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। दुश्मन का हवाई जहाज से पहले कि आप उसके किल जोन में आए, हम पहले ही उसको एक्वायर करके उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। बिल्कुल, लेकिन सहगल साहब कम से कम एक शुरुआत हो गई है। लंबे वक्त से इसका इंतजार किया जा रहा था, 5 रफाल फाइटर्स आए, लेकिन कम से कम एक शुरुआत हुई है, स्टार्टिंग हो गई है। इससे बहुत जबरदस्त स्टार्टिंग हुई है, क्योंकि पिछले 22 साल में पहला फाइटर लड़का है जो हिंदुस्तान की एयरफोर्स में लाया गया है। बहुत मांग की थी, बहुत ज्यादा इंतजार किया हमने। तेजस जो है उसको शामिल किया हमने, अपाची शामिल किए हैं, चिनूक हेलीकॉप्टर शामिल किए, लेकिन अच्छा वर्ल्ड क्लास या टॉप क्लास लड़ाका है 22 साल की इंतजार के बाद आया है। 2007 में इसकी बातचीत शुरू हुई थी, लेकिन आज 2020 में आया है और इसकी रिक्वायरमेंट जो है मैंने कहा 22 साल पहले प्रोजेक्ट की गई थी। अभी हिंदुस्तान की सरकार को, जो भी सरकारें हैं, साफ तौर पर उनको पता लग गया है कि वास्तव में ये 2.5 फ्रंट की बातचीत करते थे चीफ ऑफ द आर्मी साहब, ये सही है। उस समय हमारे जो ब्यूरोक्रेट थे वो कहते थे चाइना कोई थ्रेट नहीं है, 40 साल से कोई थ्रेट नहीं रहा, उसको हम डिप्लोमेटिकली संभाल लेंगे। साफ तौर पे नजर आता है कि चाइना को डिप्लोमेटिकली नहीं संभाल सकते। 2 फ्रंट जो है वास्तव में एक किस्म से सामने नजर आ रहा है। और जो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि एक तरफ सिफारत के जरिए, बातचीत के जरिए भी अब लड़ने की जरूरत है, बातचीत भी करने की जरूरत है, लेकिन अपनी जो ताकत है, हथियार की जो ताकत है, जंगी तैयारों की जो ताकत है, उससे भी एक तरह से तैयार रहने की जरूरत है। टीपी त्यागी साहब अभी कुछ देर पहले जम्मू कश्मीर के राथर साहब की बात कर रहे थे, आइए उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। इस शख्स की भी बात कर लेते हैं जिसने रफाल लाने में सरकार की सबसे ज्यादा मदद की है। रफाल की हिंदुस्तानी आमद से हमारी फजाइया की जाहिर सी बात है कि ताकत में मजीद इजाफा हो गया है। इस तैयारी का इंतजार काफी अरसे से किया जा रहा था और इस इंतजार को
खत्म कराने में एयर कमोडोर हिलाल अहमद राथर का अहम किरदार रहा है, उनके बारे में भी हम बहुत जल्दी जान लेते हैं। हिंदुस्तानी फिजाइया की ताकत में मजीद इजाफा करने वाले रफाइल तैयारे इस इंतजार को खत्म कराने में एयर कमोडोर हिलाल अहमद राथर का अहम रोल रहा है। एयर कमोडोर हिलाल अहमद राथर फ्रांस के पेरिस में इंडियन डिफेंस अटैच हैं। इंडियन मिशन पेरिस के जराये के मुताबिक एयर कमोडोर हिलाल अहमद राथर ने राफेल की वक्त पर हिंदुस्तान आमद के लिए कोऑर्डिनेट किया है। हालांकि एयर कमोडोर हिलाल अहमद राथर ने राफेल को नहीं उड़ाया है। एयर कमोडोर हिलाल अहमद राथर का ताल्लुक जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से है। एयर कमोडोर हिलाल अहमद राथर अनंतनाग के बख्शी आबाद में पैदा हुए और इनकी शुरुआती तालीम अनंतनाग मॉन्टेसरी में हुई। वो जम्मू के सैनिक स्कूल नगरोटा के अलुमनाई हैं। एयर कमोडोर हिलाल अहमद राथर ने अमेरिका के एयर वॉर कॉलेज से तालीम हासिल की और डिस्टिंक्शन में कामयाबी दर्ज की। एयर कमोडोर हिलाल अहमद राथर के नाम कई कारनामे दर्ज हैं, जिसमें से एक बिना किसी हादसे के 3000 घंटों तक MiG-21, मिराज 2 और किरण एयरक्राफ्ट को उड़ाना है। एयर कमोडोर हिलाल अहमद राथर एक फाइटर कॉम्बैट लीडर और एक फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर हैं। एयर कमोडोर हिलाल अहमद राथर ने मुतअद्दिद एजेंसियों के साथ हमआहंगी में शामिल होने के दौरान 30 से ज्यादा लड़ाका दस्तों और 8 RPA टीमों के महफूज तर्ज अमल की निगरानी की और बहुत ही मुख्तसर नोटिस पर बाज़ औक़ात तैनाती भी की। एयर कमोडोर हिलाल अहमद राथर अपनी खिदमात और उसूलों के साथ हमेशा ईमानदार रहे हैं और हमेशा मिसाली अंदाज में अपने काम को अंजाम दिया है। वो हमेशा खिदमत की मफादात को बालाए ताक रखते हैं और तंजीम की अमली कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए मुस्तकिल जद्दोजहद करते रहते हैं। आला नज़्म नस्क की खिदमात के लिए सदर जमहूरिया ने एयर कमोडोर हिलाल अहमद राथर को विशिष्ट सेवा मेडल से नवाजा था। एयर कमोडोर हिलाल अहमद राथर वायुसेना मेडल से भी नवाजे जा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो तीनों खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए, मुझे ब्रेक पर जाना, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैं टीपी त्यागी साहब, जो हिलाल राथर साहब का आप जिक्र कर रहे थे, आज हिंदुस्तान को उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। आज हमें उनका भी शुक्रगुजार होना चाहिए। बहुत अहम किरदार उनका रहा है राफेल को हिंदुस्तान लाने में। यकीनन हमने सबसे शुरू में कहा कि 2 धन्यवाद करने हैं। पहले तो हम शुक्रगुजार हैं एयर कमोडोर राथर साहब के और बाद में फ्रांस सरकार के। एयर कमोडोर राथर साहब का काबिले तारीफ, काबिले गौर और काबिले एहतराम योगदान रहा है। मैंने आपको बताया कि राफेल के अंदर 13 ऐसे अटैचमेंट्स हैं, 13 ऐसे एडिशंस हैं जो इंडिया स्पेसिफिक है, यानी कि वो इन मिसाइलों से अलग है। और वो करवाने के लिए जो काम एयर कमोडोर राथर ने किया वो प्रशंसनीय है। एयर कमोडोर राथर के साथ तो हम उनकी सराहना करते ही हैं। हम थोड़ा सा कुछ और बताना चाहते हैं राफेल के बारे में, जिसका अभी तक जिक्र नहीं हुआ। इसमें रिफ्यूलिंग हवा में की जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, और बहुत सारे जहाज भी ये करते हैं। इसका फायदा क्या है? यानी कि वो मैं टीपी त्यागी साहब रिफ्यूलिंग की जो आप बात कर रहे हैं, एयर में रिफ्यूलिंग की जो बात आप कर रहे हैं, इस पर हम तफसील से चर्चा करेंगे। बहुत छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है क्योंकि वक्त हो रहा है ब्रेक का। बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन हाजिर होते हैं। तीनों खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अभी राफेल पर और चर्चा करेंगे, क्या कुछ इसकी और खासियत है राफेल की, आखिर दुश्मन आज हिंदुस्तान से सहमा क्यों है, इस पर भी हम बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।
तो आज हिंदुस्तान के लिए बहुत अहम और बहुत बड़ा दिन है। रफाल जंगी तैयारा जिसका बरसों से इंतजार किया जा रहा था, अब हिंदुस्तान का हो चुका है। हिंदुस्तान की सरजमीन पर आज उसने लैंडिंग की है। यह हिंदुस्तानी फौज के लिए बहुत बड़ा तोहफा है। हिंदुस्तानी फौज और एयरफोर्स के लिए बहुत बड़ी ताकत है रफाल जंगी तैयारा। इसी पर हम बात कर रहे हैं। बहुत खास मेहमान मेरे साथ डिबेट में जुड़े हुए हैं। मैं कर्नल कमांडर जीजे सिंह साहब आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि ब्रेक पर जाने से पहले टीपी त्यागी साहब ने भी कुछ बातें कही थी जो इसकी बहुत अहम खासियत है, एयर रिफ्यूलिंग की बात। उस पर भी हम, त्यागी साहब आपके पास आ रहे हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन मैं जीजे सिंह साहब, इसके निशाने की अगर हम बात करें, या जो इसकी खासियत यह है कि मिसाइलों को किस तरह से ये अटैक करता है, किस तरह से ये इसका जो निशाना है वो अचूक है, बहुत सी खासियत इसके अंदर हैं। लेकिन हवा में देर तक रहना, दुश्मन पर अचूक निशाना लगाना, ये इसकी कुछ अहम खासियतें हैं। बिल्कुल। देखिए, जैसे इस जहाज के अंदर जो टेक्निकल बातें, जैसे मैं कह रहा था कि इसके अंदर तीनों चीजें हैं, तकनीकी भी स्टेट ऑफ द आर्ट है। इसके अंदर 14 हार्ड पॉइंट्स हैं। हार्ड पॉइंट्स का मतलब ये निकलता है जी कि ये 14 जगह के ऊपर मिसाइलों का 9.5 टन, कोई 9.5 टन पेलोड उठा लेता है। आप देखिए, इतना गोला बारूद उठा लेना, इतना, और डिफरेंट कॉम्बिनेशन, उससे हम कॉन्फ़िगरेशंस कहते हैं, कॉम्बिनेशन बना के 6 मिट्रॉय, 4 हैमर, जहां जो मतलब कि क्या किस जोड़ के साथ और कितने स्कैल्प, इनकी वेरिएशन हो सकती है। अगर कोई ऐसे मिशन पे, कॉम्बैट मिशन पे जा रहे हैं आप कि जहां पे स्कैल्प की ज्यादा जरूरत हो, ज्यादा लगा सकते हैं। और साथ में अगर एयर टू एयर डिफेंस देख रहे हैं तो उसके अंदर मिट्रॉय ज्यादा लगा सकते हैं, 4 या 6 लगा सकते हैं। तो ये जो ऐसे जोड़ होता है, कॉम्बिनेशन होता है, वो उसकी एक इस जहाज के अंदर सुविधा है। इसको टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर मॉड्यूलर जिसे कहते हैं टाइप की जो सुविधा है वो होती है। और दूसरा, अगर इसके अंदर एक्स्ट्रा टैंक्स की जरूरत पड़े जी फ्यूल के, क्योंकि जहाज में इतनी देर रहने के लिए उसको फ्यूल भी चाहिए, तो वो टैंक भी इसके अंदर फिट हो सकते हैं। रेंज इसकी ऐसी है कि अंबाला दोनों तरफ देख सकेगा, अंबाला से अक्षय चंद तक, और साथ में जो पीओके है वो, और अपनी लद्दाख के ईस्ट में जो लद्दाख आता है उसके ऊपर। तो ये पूर्व पश्चिम दोनों में मार करने की एक इसके अंदर क्षमता है। और साथ में अगर इसके लेजर गाइडेड जो मिसाइल्स हैं जी, और जिसे कहते हैं कि जिस तरीके से वो फायर होती हैं, स्पीड को देखकर और निशाने को पकड़ती हैं, वो बहुत ही उम्दा है। वो तो ऐसे हम बात करते हैं जिसे कहते हैं फायर एंड फॉरगेट। आपने पहले स्पाइस बॉम्ब्स की, जो स्मार्ट बॉम्ब कहा जाता है, उसकी बात चली थी। वैसे ही इसके अंदर वैसे ही सिस्टम है कि इसके अंदर अगर फॉर एग्जांपल हमने बालाकोट ऊपर ऑपरेशन जैसे किया था, वो करने की जरूरत पड़े तो हमें पाकिस्तान LOC क्रॉस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अपने ही एयर स्पेस से ये जो मिसाइल है स्कैल्प, उसको छोड़ देंगे। और जैसे मैं कह रहा था, लो एल्टीट्यूड पे जाती हुई, दुश्मन के रडार की पकड़ में ना आती हुई, इसके अंदर एक ऐसा सिस्टम होता है, फीड किया होता है, जो टोपोग्राफी, जो ग्राउंड की मैपिंग है, वो उसके साथ मैच हो जाती है। तो ये बिल्कुल अपने टिकाने पे जाके लगती है। तो इसी तरह बिल्कुल टीपी त्यागी साहब जो है, बिल्कुल मैं कर्नल जीजे सिंह साहब दोबारा से आ रहा हूं। टीपी त्यागी साहब, सर, जिस तरह से आपने कहा कि इसकी सबसे बड़ी जो ताकत है वो एयर रिफ्यूलिंग है, ये हवा में अपने ईंधन को भरा जा सकता है और तकरीबन 10 घंटे हवा में रह सकता है। यानी आप इसकी एयर रिफ्यूलिंग करते रहिए और ये कंटिन्यू दुश्मन पे निशाना साधता रहेगा। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने।
अगर वो ग्राउंड पे आता है रिफ्यूलिंग के लिए तो पहले तो उसकी सेफ्टी का खतरा है क्योंकि युद्ध के मैदान में है, और दूसरा वो उस समय उतना फ्यूल नहीं भर पाता जितना वो एयर में, और तीसरा ग्राउंड पे फ्यूल भरने में ज्यादा समय लगता है और एयर टू एयर में 5 से 6 मिनट के अंदर ही भर सकते हैं। और जय सिंह साहब ने बहुत बढ़िया बताया कि आवश्यकता पड़ने पे उसमें एडिशनल टैंक भी रखे जा सकते हैं। मैं सर बताना ये चाहता हूँ कि जो मिसाइल्स हैं ये मिसाइल्स एक्यूरेट हैं, लंबे रेंज की हैं, एयर टू एयर है, एयर टू सरफेस है, सभी तरह का इफेक्टिव है, मगर इन मिसाइलों में वार हेड्स हैं और जो वार हेड्स हैं वो अलग अलग है। जैसे इसमें इंसेंडरी वार हेड है यानी कि जहां कहीं आग लगानी हो, इसमें फ्रेगमेंटेशन वार हेड जहां पे तोड़ फोड़ करनी हो, इसमें एक्सप्लोसिव वार हेड है जहां पे तरंगे रेडियो बिछानी हो यानी कि तरंगों की वजह से नुकसान हो जाए, तो इसमें तरह तरह के हर मिसाइल में वार हेड है। एक और मजे की बात यह है कि माउंटेनस टेरेन में फुटबॉल ग्राउंड तो होता नहीं कि इतनी चौड़ी लेवल सरफेस हो जाए। इसकी ये खूबी है कि बहुत छोटे से रनवे में टेक ऑफ कर सकता है, लैंड कर सकता है, जो और जहाजों में नहीं है। इसका जो पायलट है, अच्छा इसमें डिफेंसिव सिस्टम भी है। अभी तक हमने केवल अटैक की बात की कि ये इतना आक्रमण कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, कोई और इसे नुकसान ना पहुंचाए, तो इसमें बहुत सारे डिफेंसिव फीचर्स भी हैं, जिनमें पहला डिफेंसिव फीचर तो पायलट के चारों तरफ एक 360 डिग्री में कैमरा लगा है जो उसको देख सकता है। इसकी प्रोटेक्टिव कोटिंग है, एक्सप्लोसिव रेजिस्टेंट कोटिंग है, इंफ्रारेड ट्रैकिंग डिवाइस है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर है, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स है, ECCM वो मेजर्स हैं। मैं दाद देना चाहता हूं जनरल पीके सहगल की, उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही। उन्होंने ये कहा था कि भाई चाइना के मुकाबले अभी हमको और करने की आवश्यकता है। सर हमें नहीं भूलना चाहिए S-400 चाइना के पास है और एक रेजिमेंट है और हमारे पास नहीं है अभी तक। आएगी वो बात दूसरी है कि रशिया ने और देने के लिए मना कर दिया, लेकिन S-400 के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो 40 किलोमीटर वर्टिकल और 400 किलोमीटर हॉरिजॉन्टल में किसी भी एयर ऑब्जेक्ट को तबाह कर सकती है। लिहाजा ये बहुत ज्यादा इसमें यूफोरिया में आ जाना कि राफेल आ गया, सब कुछ हो गया, राफेल और जहाजों के साथ टैंडम में काम करके बहुत इफेक्टिवली साबित होगा, इसका तो हमें यकीन है। बिल्कुल। मैं पीके सहगल साहब आपके पास आना चाहूंगा। पीके सहगल साहब, क्या आपको यह नहीं लगता है कि हम जमाने से बहुत पीछे रह गए? हालांकि अब रफाल आ चुका है, हमारी ताकत, फौज की ताकत बहुत ज्यादा इससे मजबूत होगी, बहुत बढ़ेगी, लेकिन यह काम तो बहुत पहले हो जाना था। पीके सहगल साहब, इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं है। यूपीए सरकार ने अपने समय किसी प्रकार का कोई मॉडर्नाइजेशन नहीं किया। 1984 में जहां तक ये सर इन्होंने भी, अगर आप देखो लास्ट 6 डिफेंस बजट में के बाद लगता था कि देश की एकता, देश की अखंडता, देश की आबरू, देश की छवि के लिए कोई बड़ा नुकसान नहीं है। वी हैव टू प्रिपेयर ओनली अगेंस्ट पाकिस्तान। बार बार जो सेना चीफ थे वो साफ तौर पे गवर्नमेंट को बोलते थे कि वी हैव टू प्रिपेयर फॉर 2.5 फ्रंट। ब्यूरोक्रेट जो थे, बाबू लोग थे, वो कहते थे कि फौज जो है एग्जैजरेट कर रही है थ्रेट, और समाउ गवर्नमेंट कन्विंस हो गई थी कि फौज जो एग्जैजरेट कर रही है वो उस का थ्रेट नहीं है। लेकिन वास्तव में जो चीन है बड़ी चालाकी से पिछले 4-5 साल से तैयारी कर रहा था। उसने लद्दाख का स्केल मॉडल बनाया था 2,500 किलोमीटर इनसाइड तिब्बत, और उसको मैं पिछले 3-4 साल से वॉर गेम कर रहा था और एक्चुअल प्रैक्टिस कर रहा था ले को कैप्चर करने के लिए, काराकोरम पास को कैप्चर करने के लिए, ताकि वो जो अपना नेशनल हाईवे उसका 219 है जो एक्साइजन से जाता है उसको काराकोरम और सीपेट के साथ जोड़ सके। बड़ी बहुत जबरदस्त हमारी इंटेलिजेंस फेलियर था कि हम ये पिछले 4-5 साल से इस पर कार्रवाई कर रहा था। हमको इसकी कोई भनक थी नहीं जी। फिर तमाम कोशिशों के बावजूद आप देखो हमने मेक इन इंडिया में बड़े पैमाने पर उठाया है, लेकिन अभी तक हिंदुस्तान में कुछ बनना शुरू नहीं हुआ। और सरकार ने कहा कि हम आपको जो है मेक इन इंडिया के लिए 70% एफिशिएंसी हो तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं।
जबकि साफ तौर पे अभी समझ आ रहा है कि यू नीड द वेरी बेस्ट। देश की एकता, देश की अखंडता, देश की सुरक्षा, देश की आबरू, देश की छवि के लिए यू नीड द वेरी बेस्ट। अपने अपने जितने जवान है, चाहे आर्मी के, चाहे नेवी के, यू हैव टू गिव देम द देयर रिजॉल्व, जिससे वो अपने आप को सुरक्षित रख सके और देश की हर प्रकार से रक्षा कर सके। बिल्कुल। अगर इसमें आपने गलती की या इसमें देरी की तो बहुत नहीं, बिल्कुल। अब मेक इन इंडिया की भी शुरुआत होनी चाहिए और ये तमाम चीजें फौज को या फौज के हथियार को अब हिंदुस्तान में ही एक तरह से इसकी शुरुआत होनी चाहिए और इसका प्रोडक्शन होना चाहिए। लेकिन रफाल पर तीनों एक्सपर्ट मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे हम और इसकी बारीकी, इसकी और अहमियत जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन रफाल में और क्या कुछ खासियत है, दुनिया की आज नजर आखिर रफाल पर क्यों टिकी हुई है, इसकी इंपॉर्टेंस आखिर इतनी ज्यादा क्यों है, इस पर एक छोटी सी रिपोर्ट देख लेते हैं। तीनों मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, फौरन हाजिर होते हैं। हिंदुस्तान की नई ताकत, दुश्मनों की नींद हुई हराम। रफाल तैयारे से हिंदुस्तान की फौजी ताकत मजीद बढ़ जाएगी, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या रफाल वाकई लाजवाब है? चलिए हम आपको इस बारे में तफसील से बताते हैं। फ्रांस के साथ 36 रफाल तैयारी खरीदने का सौदा हिंदुस्तान में बेहद मुतनाजा रहा है। अपोजिशन इन तैयारों की खरीद में बदनवानी के इल्जाम लगाता रहा है। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या रफाल तैयारे वाकई में लाजवाब हैं और इनका कोई तोड़ नहीं है। माहिरीन बताते हैं कि कोई भी लड़ाकू तैयारा कितना ताकतवर है, ये उसकी सेंसर कैपेसिटी और हथियार पर डिपेंड करता है। ये एक तो 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है। इसका मतलब कि यहाँ पे ना चाइना, ना पाकिस्तान, ना किसी सब कॉन्टिनेंट में कोई ऐसा एयरक्राफ्ट किसी भी मुल्क के पास है। और दूसरा, ये ऐसा जो क्रूज मिसाइल और दूसरे मिसाइल से लैस है कि इसको जो है किसी भी टारगेट के लिए किसी भी वक्त ये वहाँ अपना जो तजुर्बा और अपना कार्य दिखा सकता है। कोई फाइटर प्लेन कितनी दूरी से देख सकता है और कितनी दूर तक मार कर सकता है। जाहिर है इस मामले में रफाल बहुत लेटेस्ट लड़ाकू तैयारा है। हिंदुस्तान ने इससे पहले रूस से सुखोई खरीदा था, सुखोई के बाद रफाल खरीदा गया। जाहिर है कि यह तैयारा नए जमाने यानी साल 2020 और 21 का है। कोई फाइटर प्लेन कितनी ऊंचाई तक जाता है, ये उसके इंजन की ताकत पर डिपेंड करता है। आमतौर से फाइटर प्लेन 40 से 50 हजार फीट की ऊंचाई तक जाते हैं, लेकिन हम ऊंचाई से किसी लड़ाकू जहाज की ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। फाइटर प्लेन की ताकत नापने की कसौटी हथियार और सेंसर की सलाहियत है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक एटॉमिक हथियारों से लैस रफाल हवा से हवा में 150 किलोमीटर तक मिसाइल दाग सकता है और हवा से जमीन पर अटैक करने की कैपेसिटी 300 किलोमीटर है। कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि रफाल की ताकत पाकिस्तान की F-16 से ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो मुल्क की फौज को रफाल से नई रफ्तार मिलेगी और शायद यही वजह है कि रफाल अपने आप में लाजवाब है। तमाम एक्सपर्ट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं से हम लगातार इस पर बात कर रहे हैं। मैं कमांडर जीजे सिंह साहब आपके पास आना चाहूंगा। सर, रफाल की अगर खुसूसियतें हम देखते हैं, क्योंकि जब से डिबेट शुरू हुआ और आप तीनों लोग लगातार इसकी खूबियां बताते जा रहे हैं, वाकई में यह लाजवाब है और यह हमारे पास अगर पहले से होता तो शायद दुश्मन हमें आंखें हमारी तरफ नहीं दिखा सकता था, आंखें उठा नहीं सकता था। हाँ जी, बिल्कुल।
एक चीज इसमें मुझे याद आती है, जैसे आपने ये चीज को फरमाया कि दुश्मन ना देख सकता था हमारी तरफ, वो ये है कि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, जैसे जनरल सहगल साहब कह रहे थे कि उनका विश्वास था पहले कि हम बातचीत के तरीके से, इंटरकुलेटर जो हुनर होता है, बातचीत करने का हुनर होता है, उसके थ्रू जो चाइना के साथ हमारे विवाद है उसको सुलझा सकते हैं शांतिपूर्वक तरीके से। तो मैं इसके अंदर पहले से बहुत देर से कह रहा हूं कि इसके अंदर एक फ्लॉ है, वो ये है कि कोई भी बातचीत को सक्सेस के लिए, उसकी विक्ट्री के लिए, उसको सफलता प्राप्त करने के लिए पीछे मिलिट्री पावर की जरूरत है। अगर आप नेगोशिएट कर रहे हैं किसी भी देश के साथ, दुश्मन देश के साथ, और आपके पीछे गन पावर है, फायरिंग पावर है, आपके पास मिलिट्री है, ताकत है, तो आप उससे नेगोशिएट कर सकते हैं और जो है बातचीत में सफल हो सकते हैं। मगर आपके पीछे ही कुछ नहीं है, खाली बैठे हैं, बंदूक ही नहीं है, तलवार है हाथ के अंदर, तो आप क्या उसके साथ, वो तो हावी हो जाएगा आपके ऊपर, बिल्कुल आपको दबा देगा। तो ये चीज बनी हुई है, सिर्फ जो बातचीत करने का हुनर होता है उससे नहीं ये प्राप्ति होती सफलता की, गन पावर, मिलिट्री पावर भी चाहिए। तो अभी ये रियलाइजेशन के साथ हमारे देश के अंदर पावर जो है, गन पावर जिसे कहते हैं, उसको हम बढ़ा रहे हैं और उसको भी ऐसे तरीके से कर रहे हैं कि जो आज की तारीख के अंदर सबसे ज्यादा जिसे कहते हैं शक्तिशाली है या कारगर है जी। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि जैसे ये एक बात कर रहे थे, कर्नल त्यागी साहब भी बात कर रहे थे कि जब भी कोई हम अपना कॉम्बैट मिशन शुरू करते हैं जी, तो उसके अंदर ये पहले जो लीडर होते हैं, कमांडर होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि ये कैसा हमने कॉम्बैट करना है। क्या उनके जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आती हैं कि हमने एयर टू एयर वार करना है, जहां उसके जो ठिकाने हैं उसके ऊपर हमला करके उसको डिसेबल करना है, तो उसी तरीके को सोचकर इस जहाज के अंदर जिसे कहते हैं मल्टीपल मॉड्यूलर एमुनेशन, वो डाल देते हैं। मॉड्यूलर का मतलब ये आता है कि जैसे आजकल हमने देखा है कि अगर हमने घर में कोई टीवी या कोई इलेक्ट्रॉनिक या फर्नीचर तक भी कोई चीज लगानी होती है, तो वो एक बॉक्स में सब सामान ले आते हैं और उसको घर में आके फिट करके आपके सामने वो चीज खड़ी कर देते हैं, टेलीविजन या जो भी है उसको खड़ा कर देते हैं। वो सब मॉड्यूलर होता है और उसके अंदर एक भी चीज खराब हो तो वो दोबारा उसके रिप्लेस कर देते हैं। इसी तरह ये जहाज के अंदर कॉम्बिनेशन है। अगर आपको चाहिए कि आप जा रहे हैं ऐसे मिशन के ऊपर जहां पे आपने ग्राउंड अटैक नहीं करना, तो आप 2 स्कैल्प लेके जा सकते हैं, या 6 जिसे कहते हैं 4 हैमर लेके जा सकते हैं, या 4 माइका मिसाइल लेके जा सकते हैं, या 6 हैमर लेके जा सकते हैं, 4 मिटियोर मिसाइल लेके जा सकते हैं, 2 लॉन्ग रेंज, मतलब बहुत से ऑप्शन दिए हुए लेके जा सकते। तो ये तब्दीली ऑप्शन ये हैं, बहुत जरूरी है आज के जमाने में। बिल्कुल बिल्कुल। मैं टीपी त्यागी साहब आपके पास आना चाहूंगा। टीपी त्यागी साहब, जाहिर सी बात है हिंदुस्तान को एक बड़ी ताकत और रफाल की शक्ल में मिली है, लेकिन सवाल ये उठता है कि त्यागी साहब, हमने देखा कि इस सौदे पर सियासत बहुत ज्यादा हुई, 15-16 साल लगातार हमने देखा कि इस पर सियासत होती रही। क्या आपको नहीं लगता है कि फौज को सियासत से, पॉलिटिक्स से अलग रखा जाना चाहिए? अगर यह सियासत नहीं होती तो शायद रफाल हमें बहुत पहले मिल चुका होता। बिल्कुल सही बात है, और ऐसी सियासत करने वालों के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। सर, हम अगर एक गलती कर दें तो शहीद हो जाते हैं, और इन लोगों ने सियासत में कितनी गलतियां की हैं कि 20 साल तक एक भी असॉल्ट एयरक्राफ्ट हमारे पास नहीं आया। क्या ये माफ कर देने वाली गलती है? मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि बहुत बढ़िया जे सिंह ने कहा कि हथियार की ताकत हमें दिखानी चाहिए, नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर हम ताकत से काम करेंगे तब।
ठीक है, हथियारों की ताकत, मगर उसके साथ पॉलिसी भी तो चाहिए। मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ, 1960 में, आज तो कोर कमांडर की 4 मीटिंग हुई है, 1960 में 40 मीटिंग हुई थी। 40 मीटिंग बीजिंग में, दिल्ली में, रंगून में, और उन मीटिंगों में तय किया गया था कि LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या होगी, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को तय करते समय लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड बताए गए थे। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड बिल्कुल एग्जैक्ट, और उनके हिसाब से गलवान के उस तरफ और फिंगर आर्ट के उस तरफ चाइना था। वो 40 मीटिंगों में जो कुछ तय हुआ, उसके बावजूद भी चाइना घुसपैठ करता रहा और हम उसे देखते रहे। हमने कुछ नहीं किया। 62 के अंदर उसने एक्साइज चिन्ह ले लिया, उसके बाद उसने कम से कम 2000 घुसपैठ की है। हर बार हम चढ़ते रहे। 2013 तक 6500 स्क्वायर किलोमीटर चाइना हिंदुस्तान का ले चुका था। तो ये पॉलिसी नहीं थी। अरे भाई, कमाल की बात है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर डाउट या उसका परसेप्शन केवल चाइना का ही गलत होता है। हम हिंदुस्तान में हमारा क्यों नहीं गलत हुआ? हमेशा उसी ने क्यों घुसपैठ की, हमने क्यों घुसपैठ नहीं की? अगर हम 4, 5, 8, 7 जगह पॉलिसी के मुताबिक घुसपैठ करते तो उसे युद्ध नहीं कहा जाता। अगर युद्ध कहा जाता तो क्या आज का युद्ध कहा जाएगा जब चाइना ने घुसपैठ कर ली? मतलब कि एक पॉलिसी होनी चाहिए थी, वो पॉलिसी नहीं हुई। अब जब पहली दफा, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि हथियारों के साथ एक पॉलिसी भी होती है, एक रोड मैप भी होता है, और वो भी बहुत जरूरी है। बहुत छोटा सा मैं एक कमेंट पीके सहगल साहब आपसे लेना चाह रहा हूं कि रफाल तो अभी एक शुरुआत है, अभी हमें बहुत लंबा सफर तय करना है। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं, और ये सरकार जो है मन बना बैठी है कि हमको हर प्रकार का इक्विपमेंट जो है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को देना है ताकि वो देश की सुरक्षा को हर प्रकार से कायम रखे। आप देख रहे हो सर, ऐसे बड़ी क्लियर, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अब रफाल हिंदुस्तान के पास है, और कहीं ना कहीं रफाल आने के बाद हिंदुस्तानी जवानों का, फौज का, एयरफोर्स का हौसला बढ़ा है, और रफाल आने के बाद अब दुश्मन को भी एक सख्त पैगाम जाएगा। एक शुरुआत हुई है, लेकिन इसे हम कह सकते हैं कि देर आयद दुरुस्त आयद। जाहिर सी बात है कि इससे एक सख्त पैगाम हमारे पड़ोसी मुल्कों को, और जो हमें अच्छी नजर से नहीं देखते हिंदुस्तान को, उन्हें भी अब एक सख्त पैगाम रफाल आने के बाद जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया कमांडर जीजे सिंह साहब, टीपी त्यागी साहब और सहगल साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। आदाब। This show is co-powered by PolicyBazaar.com.